हेलो एवरीवन, वेलकम टू मलुका आईएएस। कैसे हैं आप सब? फिर से उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक हैं। यूपीएससी को बहुत ज़्यादा पसंद है कि जब किसी चीज़ की कोई एनिवर्सरी हो, 25 ईयर एनिवर्सरी, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, 50 साल हो गए, 75 साल हो गए, 100 साल हो गए, तो ये अभी तक देखा गया है कि उससे क्वेश्चन आए, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है। और कोई दुनिया वर्ल्ड लेवल का टॉपिक है जिसके 75 ईयर्स पूरे हो चुके हैं, तो वो अपने आप हमारे लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दुनिया में कुछ हो रहा होता है, हमारे ऊपर बोझ वो आ जाता है कि हमें उसे पढ़ना है। ठीक है। अब चाहे वो उसको बोझ की तरह लो, चाहे मजे की तरह लो, पर पढ़ना तो है ही अगर क्रैक करना है यूपीएससी। ठीक। तो 75 ईयर्स हो चुके हैं नाकबा कैटेस्ट्रॉफ के। ये इसराइल और फलस्तीन का इशू है। अगेन ये मुद्दा खुद यूपीएससी के लिए बहुत ज्यादा फेवरेट है, क्योंकि दुनिया के जितने भी रीजन्स हैं, उसमें जिस रीजन से यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, ये उनमें से एक टॉपिक है। चाहे वो गोलान हाइट्स की बात हो, चाहे वो मेडिटेरेनियन सी की बात हो, चाहे वो ब्लैक सी के अराउंड कौन कौन से 3 कंट्रीज हैं। अगर वैसे मैं आपसे पूछूं कौन से 3 हैं, तो क्या है वो, कमेंट करके बताओ उसे। तो ये रीजन और ऐसी 75 ईयर्स की अगर कोई चीज़ ऐसी हो जाए जो इंडिया में इंपॉर्टेंट है, दुनिया में इंपॉर्टेंट माना जाता है, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वो है नागबा कैटेस्ट्रॉफ, जो 75 साल इसके पूरे हो चुके हैं। तो चल के देखते हैं कि ये एक्चुअली है क्या। ठीक। सो व्हाट इज नागबा कैटेस्ट्रॉफी? मास डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सोडस ऑफ फिलिस्टीनियंस इन 1948। 1948 में जो बहुत सारे फिलिस्टीनियंस को निकाल दिया गया था अपनी जगह से बाहर, ये कहा जाए, क्योंकि जब जिस वक्त इसराइल एज अ स्टेट का फॉर्मेशन हुआ, तब वही एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती, तो जो ज्यादा मजबूत रहा वो वहां पर टिका। लेकिन जो वहां से फ्लीइंग हुई लगभग 7.5 लाख लोगों की, वो बहुत ज्यादा, कहा जाता है कि 7 लाख, 7 से 7.5 लाख फिलिस्तीनियंस जो थे, वो उन्होंने अपने घर को छोड़ के जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। ठीक। और इसी इवेंट को, जो 1948 में अरब इसराइल वॉर हुआ था, और उसका जो रिजल्ट ये रहा, उसी को नागबा कैटेस्ट्रॉफी बोला जाता है। और हर साल उसे फिलिस्तीनियंस मतलब एक शोक की तरह, एक गम के दिन की तरीके से याद करते हैं। ठीक। तो इसराइल गॉट स्टेब्लिश्ड आफ्टर अरब इसराइल वॉर। अब चल के एक बार इसका पूरा टाइमलाइन देख लेते हैं। ये तो अब था कि डेफिनेशन था कि ये है क्या। अरब इसराइल की बाद जो नागबा कैटेस्ट्रॉफी हुई, जिसमें बहुत सारे पैलेस्टीनियंस को अपना घर को छोड़ के जाना पड़ा, उसको नागबा कैटेस्ट्रॉफी बोलते हैं। ये है क्या? तो वैसे आगे जाके टाइमलाइन देखने से पहले एक बार आप इसको देख लो, इस मैप को, कि 15 मई को ये यूजुअली होता है, पर ये 1917, अगर आप एक बार देखोगे किस तरीके से जो पूरी डेमोग्राफी है पैलेस्टीनियंस की वो चेंज हुई है, तो 1917 में ये जो ब्लू वाला एरिया आपको दिख रहा है, ये वो एरिया है जो ज्यूइश ने कंट्रोल किया करते थे। ठीक। 1917 का वो टाइम है जब ये यूनाइटेड किंगडम की तरफ से कहा गया कि हम इसराइल को फिलिस्तीन में स्थापित करने, फिलिस्तीनियन लैंड पे स्थापित करने के लिए हामी भरते हैं। तो ये वहां से बात जब शुरू हुई, तब इसराइल इतने पैचेस में, ये बिल्कुल कोनों में बिल्कुल हल्का सा जो छोटे छोटे एरियाज हैं, वहां पर अलग अलग थे। 1948 जब अरब इसराइल वॉर हुआ, और जब ये प्री ब्रिटिश पोस्ट ब्रिटिश मैंडेट, ये प्री ब्रिटिश मैंडेट की बात है, 1917 से लेकर 1948 का टाइम, 1948 का टाइम माना जाता है ब्रिटिश मैंडेट का टाइम है। ठीक। 1948 के बाद जब वो ब्रिटिश मैंडेट उन्होंने अपना हटा लिया, तब ये कहा जाता है कि मतलब उसके बाद इसराइल ने अपना उग्र रूप दिखाया कि ठीक है, अब जो मिल बांट के रहना था वो खत्म हुआ, और पैलेस्टीनियंस 7.5 लाख एक्सपेल्ड कर दिए गए। उसके बाद 67 की बात यह है, और फिर 95 की जब ऑस्लो अकॉर्ड साइन हुआ, तब 3 इवेंचुअली यहां से पैलेस्टीनियन लैंड जो ग्रीन पैच है वो यहां तक आ गई। ठीक। तो एक बार देख लेते हैं क्या है। 20th सेंचुरी की बात है। इससे पहले एक और चीज है जो 19th सेंचुरी की बात है, 1896। 1896 की बात है, जब पहली बार जूइश स्टेट की बात की गई थी, वो 1896 में बात की थी थियोडोर हर्जल ने। थियोडोर हर्जल ने। उसके बाद अर्ली 20th सेंचुरी में जूज एंड अरब बोथ क्लेम हिस्टोरिकल एंड एंसेस्ट्रल कनेक्शंस टू पैलेस्टीन। एक्चुअली पैलेस्टीन क्या था, एक टर्की अंपायर जो था, जो टर्क्स थे, वो टर्किश अंपायर, वो कहा ऑटोमन टर्की, वो पूरी उस पूरे पैच पे, उस पूरे दुनिया के हिस्से पे अपनी अपने शासन को, अपनी चीजों को चलाता था, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाता था। उसी में से उसका एक स्टेट था पैलेस्टीनियन स्टेट। लेकिन हम सब जानते हैं कि 20th सेंचुरी में ये ऑटोमन टर्की जो था वो डिसइंटीग्रेट हो गया था, और वहां से सब लोग अपने अपनी चीजों को खुद संभालने लगे।
वहीं से फिर यहाँ से सारी चीज़ें शुरू होती हैं। 1917 में 18 पहली बार जूइश स्टेट की बात हुई 1896 में, लेकिन उसके बाद जब ऑटोमन टर्की के अंदर पैलेस्टीनियन ऑटोमन टर्की डिसइंटीग्रेट हुआ, पैलेस्टीन का कोई माई बाप नहीं रहा और उसको देखभाल करने वाला नहीं रहा, तो वहाँ से प्रॉब्लम इनके लिए शुरू होती है। और फिर ये पूरी टाइमलाइन है कि 1917 में बॉल्फोर डिक्लेरेशन साइन हुआ, जिसमें यूनाइटेड किंगडम, वो जो मैंने कहा था ना ब्रिटिश मैंडेट, तो ये कहा गया कि ये बॉल्फोर डिक्लेरेशन में ये कहा गया कि एक जूइश नेशन स्टेट बनाया जाएगा इन पैलेस्टीन क्योंकि जूइश जो है वो पैलेस्टीन को ही अपना किसी रिलीजियस कारणों से उसी जगह को अपना धर्म अपना घर मानते हैं, तो उस जगह पे किया जाएगा। बॉल्फोर डिक्लेरेशन आप ध्यान रखना कि क्या है, किस चीज से रिलेटेड है, ये प्रीलिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आ सकता है। उसके 30 साल बाद 1947 में यूनाइटेड नेशंस ने प्रपोज किया कि पार्टीशन प्लान, की दोनों कंट्रीज का पार्टीशन कर देते हैं। और क्योंकि ऐसे काम नहीं चल पा रहा है, तो क्योंकि 1917 से 1947 तक रहे, 30 साल तक लड़ाई झगड़ा होता रहा, तो ये हुआ कि पार्टीशन कर देते हैं, एक पार्ट जूइश को दे देते हैं, एक पार्ट पैलेस्टीनियंस को दे देते हैं। आगे बढ़ के देखते हैं क्या है। 1948 वहां से बात गई जब पैलेस्टीन, 1947 में ये बात हुई कि डिसइंटीग्रेट वो कर देते हैं, पार्टीशन कर देते हैं, तो 1948 में इजराइल डिक्लेयर्स इंडिपेंडेंस लीडिंग टू द अरब इजराइल वॉर। कि ये हुआ कि हम इंडिपेंडेंट स्टेट है, अब हम मिल बांट के नहीं रहेंगे। और जब ये हो गया कि मिल बांट के नहीं रहोगे, अभी तक तो तुम हमारे यहाँ घर में आए थे शरण मांगने, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, तो अरब इजराइल वॉर शुरू हो गया। फिर 1967 में सिक्स डे वॉर हुआ, and the war takes place with Israel gaining the control of West Bank, East Jerusalem, Gaza Strip, Sinai Peninsula and Golan Heights। वही गोलान हाइट्स जो 2015 में आपसे प्रीलिम्स में एक बार पूछा जा चुका है। ठीक, मैंने कहा ना ये यूपीएससी का ये वाला रीजन फेवरेट एरिया है, इससे क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं। हालांकि अगर कोई नेटफ्लिक्स किसी के पास टाइम बच जाए और उसके पास पढ़ाई करने से टाइम बच जाए और बिल्कुल ही वेस्ट करना है, तो नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज है द स्पाई करके, तो वहाँ पे ये दिखाया गया है कैसे एक जासूस जो अपने सीरिया कंट्री से जो इजराइल को छोड़ के सीरिया जाता है, और सीरिया में धीरे धीरे कुछ सालों में बिजनेसमैन बन के जाता है, और धीरे धीरे अगले कुछ सालों में वो कैसे वहाँ पे इस पोजीशन पे पहुंच जाता है कि वो डिफेंस मिनिस्टर बनने वाला होता है, इतना प्रोमिनेंट। और कुछ लोग तो उसे ये बोल रहे होते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है, और वो इतनी इंफॉर्मेशन लीक करता था। तो ये जो कहा जाता है जो 6 डे वॉर इजराइल ने जीता, ये उसकी दी हुई इंफॉर्मेशन के चक्कर में जीता है। ठीक, अगर आपको टाइम मिलता है तो आप देखो, वरना पढ़ाई करो। 6 डे वॉर 1967 में हुआ था। 1993 की बात है, द ओस्लो अकॉर्ड स्टैब्लिश्ड पीस नेगोशिएशंस बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टीन, PLO, ठीक, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इनके बीच में ये हुआ कि ओस्लो अकॉर्ड्स, ABC, जो हमने पीछे बात की थी, इन 3 चीज़ों में बांट देते हैं लड़ाई झगड़ा। क्योंकि एक टाइम आता है जब हम सब लड़ते हैं, कंट्रीज जो है वो सारी लड़ती हैं, और उसके बाद ये होता है कि ठीक है यार, लड़ाई के बाद हमेशा ये होता है कि समझौता करना होता है, तो वो समझौता किया गया। नेक्स्ट अगली बात है करंट स्टेटस। ये इस वक्त क्या स्टेटस है, ये जो पैलेस्टीनियन, जो 1917 में हमने एक मैप देखा था कि कैसे पूरा एक ग्रीन पैच दिख रहा था, 1948 1990s तक आते आते वो खत्म होने लगा। तो अभी करंट स्टेटस ये है, यहाँ पैलेस्टीनियंस इस तरीके से हैं कि वो अलग अलग पैचेस में उस रीजन के अलग अलग पार्ट्स में हैं। कहा जाता है कि लगभग 60 लाख रिफ्यूजीज हैं, जो रिकॉर्डेड रिफ्यूजीज हैं वो 60 लाख के आसपास हैं, जो वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप, जॉर्डन, लेबनान और सीरिया में सबसे ज़्यादा हैं। ये जो आप देख रहे हो ये इजरायली ऑक्यूपेशन है, अगर आपको दिख रहा हो, और इस तरफ जो रेड मार्क्स हैं, बाकी ये ग्रीन मार्क, जैसे सीरिया में 12 कैंप्स हैं, लेबनान में 12 कैंप्स है, वेस्ट बैंक में 19 कैंप्स हैं। तो इस इमेज को लगाने का मेरा मकसद ये है कि आपको एक बार ये आइडिया हो पाए किस तरीके से ट्रांजिशन हो रहा है। ठीक, तो ये ट्रांजिशन ऐसा है, इस वक्त रिफ्यूजीज इस पूरे रीजन में छोटे छोटे कैंप्स में फैले हुए हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी का क्या कहना है? इंटरनेशनल कम्युनिटी हमने देखा कि बॉल्फोर डिक्लेरेशन में ये कहती है 1917 में कि ब्रिटिश मैंडेट है, जाके मिल बांट के रहो। इंटरनेशनल कम्युनिटी 1947 में कहती है अरे अरे तुम तो लड़ाई कर लिए दोनों लोग, तो एक काम करो तुम्हारा पार्टीशन कर देते हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी जब ये अभी 2011 में यूनेस्को ने
अब हम इस पे एक लेक्चर ऑलरेडी शायद अभी डलने वाला होगा, इस पे अलग से लेक्चर बनाएं कि कैसे यूनाइटेड स्टेट्स ने यूनेस्को में वापस रिज्वाइन करने की बात की है। वो उससे बाहर इसलिए निकले इंटरनेशनल कम्युनिटी बोल, क्योंकि ब्रॉडली रिप्रेजेंट यूनाइटेड नेशंस को और आईएमएफ को, ऐसे इंस्टीट्यूशंस को अमेरिका करता है। तो पैलेस्टीन को जब पार्ट बना लिया यूनेस्को का, यूनेस्को ने 2011 की बात है, तो वहाँ से अमेरिका को दिक्कत शुरू हुई और 2019 आते आते इसराइल और अमेरिका दोनों बाहर आ गए। हालांकि अब चाइना के डर से वापस दोनों लोग अंदर आ रहे हैं, और दोनों लोग नहीं सॉरी अमेरिका अंदर आ रहा है। खैर, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी का ये है कि 2 स्टेट सोल्यूशन, कि लड़ाई झगड़ा मत करो, 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ो, कि एक साथ मिल बांट के रहो। अब और क्या किया जा सकता है, इतना टाइम हो गया, लड़ाई झगड़ा करने से कोई मतलब है नहीं, किसी एक तरफ से सोल्यूशन निकलेगा नहीं, दोनों लोग मिल बांट के रहो। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आप बॉलफोर डिक्लेरेशन के अलावा, ये 3 चीज जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। मेंस में लिखोगे अच्छे नंबर मिलेंगे, सुपरफिशियल आंसर लिखने से नंबर अब नहीं मिलेंगे। अगर आपके आंसर में वो है सब्सटेंस है तो आपको मार्क्स मिलेंगे, और सब्सटेंस आएगा तब जब आप फैक्चुअली करेक्ट इन्फॉर्मेशन लिखोगे, जो एग्जामिनर को ये लगेगा कि आपने मेहनत करके ढूंढ के लिखा है, याद करके लिखा है। ठीक, तो 2002 में कैंप डेविड समिट हुई थी, और इसमें यूनाइटेड स्टेट्स ने ये कहा था कि ये यूनाइटेड स्टेट्स की पहल थी। भाई ने मैंने कहा ना कि यूनाइटेड स्टेट्स को बोला जाता है कि अमेरिका का ताऊ है, वो तो 2000 की बात है। अभी तो ठीक है, चाइना का इमरजेंस हो रहा है और इंडिया जैसी कंट्रीज राइजिंग सुपर पावर्स बन रही हैं, पर इस वक्त तो एक ही इंसान दुनिया को चला रहा था, एक ही कंट्री जो दुनिया को चला रहा था, यूनाइटेड स्टेट्स था। तो कैंप डेविड समिट जो 2000 में हुआ, इवेंचुअली हर चीज का कॉज कॉन्सिक्वेंस होता है। ये समिट हुआ एक, लेकिन इसका एक कॉन्सिक्वेंस रहा कि आए दोनों लोग बात करने, इजराइल और पैलेस्टीन, बात बनी नहीं, तो कहा जाता है कि सेकंड इन्फिडाटा, मतलब इसमें इतना खून खराबा हुआ, वापस इजराइल और पैलेस्टीन लड़े, उसको सेकंड इन्फिडाटा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 7 साल बाद फिर एक कोशिश हुई, 2000 से लेकर 2005 तक चला सेकंड इन्फिडाटा। 7 साल बाद एनापोलिस कॉन्फ्रेंस हुई 2007 में, अगेन इसको अमेरिका ने ही इनिशिएट किया कि हम आगे बढ़ के आप दोनों लोगों के बीच में सलाह समझौता करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वही जो मैंने कहा कॉज कॉन्सिक्वेंस रहता है। 2007 में एनापोलिस कॉन्फ्रेंस भी मतलब ठंडे बस्ते में चली गई, उसका कोई रिजल्ट निकला नहीं, और उसका रिजल्ट ये रहा कि गाजा वॉर हो गया, गाजा वॉर। और ये भी अगले 1-2 सालों तक कई जगहों पे तो कहा जाता है कि अभी भी चलता रहता है गाजा वॉर। ठीक, उसके बाद अगला तीसरा ये है कि अब्राहम अकॉर्ड साइन हुआ 2020 में, जिसमें कहा गया कि इजराइल ने इन 4 कंट्रीज के साथ देखा कि हम आपके साथ पीसफुल नेगोशिएशंस करना चाहते हैं, और ये बहुत बड़ी बात मानी गई। अभी 2020 तो अभी का टाइम है, आज से 3 साल पहले की बात है, जिसमें उसने उस एरिया के मुस्लिम कंट्रीज यूएई, बहरीन, सूडान और मोरक्को, ठीक, इन कंट्रीज के साथ कहा कि हम आपके साथ मिलजुल के रहना चाहते हैं, पीसफुल नेगोशिएशंस करके रहना चाहते हैं। तो ये बेल्फोर डिक्लेरेशन के अलावा कैंप डेविड समिट, एनापोलिस कॉन्फ्रेंस, अब्राहम अकॉर्ड्स, ये 4 चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज का। नेक्स्ट, व्यूज ऑफ इंडिया। इंडिया का क्या व्यू है? तो इंडिया का व्यू विद टाइम इवॉल्व हुआ है, जैसे किसी भी समझदार सिविलाइजेशन का, जैसे किसी भी समझदार कंट्री का व्यू और किसी भी समझदार इंसान का व्यू पहले से आगे जाकर बेहतर होता है, जब वो ज़्यादा उसके पास पर्सपेक्टिव आता है, ज़्यादा उसके पास ऑप्शंस आते हैं। तो पहले जो था, इंडिया पीएलओ को पूरी तरीके से सपोर्ट करता था, पैलेस्टीनियन कॉज को, और रिकॉग्नाइज कर दिया था उसने पीएलओ को कि हाँ भाई, जो रियल ज़मीन है वो यहीं की है, पीएलओ की ही है। लेकिन उसके बाद इंडिया ने ज़्यादा बैलेंस, आज की जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस को देखते हुए, आज की डायनेमिक्स को देखते हुए, दुनिया की आज की डिमांड्स को देखते हुए एक ज़्यादा बैलेंस्ड अप्रोच अपनाया, जिसमें वो 2 स्टेट सोल्यूशन की बात करता है। वही जो पूरी दुनिया, यूनाइटेड नेशंस और पूरी दुनिया बात करती है कि अब जो होना था हो चुका है, 75 साल हो चुके हैं नाकबा कैटेस्ट्रोफी को भी, 7.5 लोग डिस्प्लेस्ड हैं, 6 मिलियन रिफ्यूजीज हैं। इसमें 2 स्टेट, एक तो लड़ाई का कोई वो नहीं है, मैच नहीं है, एक ऐसी कंट्री है जो पूरी दुनिया को अपनी आर्म सप्लाई करता है, जिसके ऊपर अगर बम फोड़ा जाता है तो वो बैठ के आराम से अपने टापुओं पे देखता है कैसे उसके मिसाइल्स उन बम को फोड़ रहे हैं, उसके लिए पटाखों जैसा रहता है, कि जैसे हमारे दिवाली मनाई जाती है उस तरीके से। और दूसरा है ये कंट्री जिसके रिफ्यूजीज अलग अलग कंट्री में हैं, तो बेहतर दोनों के लिए यही है कि वो अपनी अपनी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दें और 2 स्टेट के अप्रोच को मान जाएं। और इंडिया बात करता है कि वो सॉवरेनिटी, इंडिपेंडेंट एंड वायबल पैलेस्टीन स्टेट एग्जिस्ट करे
इजराइल के साथ, मतलब India promotes a more balanced approach of two-state solution where sovereign, independent and viable Palestinian state existing peacefully alongside Israel. अब टू स्टेट नेशन की तरह की वजह, मतलब के कॉन्सेप्ट पे दोनों स्टेट्स एक साथ प्यार से पीसफुली रहें। ठीक, हमने नागबा से शुरू किया था, वो क्या है ये समझा, और उसके अलावा कौन कौन से इंडिया का क्या व्यू है, पूरी दुनिया का क्या व्यू है, और कौन से इंपॉर्टेंट अकॉर्ड्स हैं जो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आ सकते हैं। ठीक, आई होप छोटा सा लेक्चर था, आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आया। अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी इशू है तो उसे कमेंट करो। Until then, just like, share it with your friends, subscribe to the channel. Thank you very much.